हेलो मेरे क्लास 9 के प्यारे बच्चों, बच्चा पार्टी। आज की वीडियो में हम लोग जो न्यू वाली एनसीईआरटी बुक है गणित मंजरी, इसके एक्सरसाइज 2.5 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। और इसके जो नोट्स है वो तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल भी जाएंगे टेलीग्राम पे। लेकिन इस एक्सरसाइज को सीखने से पहले तुम्हें एक्सरसाइज 2.3 हो गया या 2.4 हो गया वो समझना पड़ेगा। जब तक वो नहीं समझोगे ना, ये वाली एक्सरसाइज मुश्किल लगेगी। तो जल्दी से जा करके पहले 2.3 और 4 के वीडियोस देख लेना। अगर नहीं देखा है तो वो वीडियोस भी मैंने बना दिए हैं इसी चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। और मेरे वीडियो वाले सेक्शन में चले जाना, चैनल को होम पेज में जो वीडियो वाला सेक्शन होता है वहां से जाकर के भी तुम लोग वीडियोस को ढूंढ सकते हो। बहुत आराम से मिल जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर तुमने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं ठोका है तो जल्दी से ठोक दो, क्योंकि तुम लोगों को इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा, इतनी डिटेल में समझाऊंगा कि तुम मजबूर हो जाओगे लाइक एंड शेयर ठोकने के लिए। तो पहले ही ठोक दो भाई। चलो, जो पहला क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले ना एक चीज सुनो मेरी बात। पहले क्या होता है बच्चों ना, कि कभी भी ना लीनियर इक्वेशन जब होते हैं टू वेरिएबल्स के साथ, तो उनको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर तुम्हारे बुक में जो न्यू वाला बुक है उसमें एक टॉपिक दिया है जिसका नाम है लीनियर रिलेशनशिप। अभी वो वाला रिलेशनशिप नहीं है जो निब्बा निब्बी वाला होता है। ये लीनियर रिलेशनशिप बहुत काम का लीनियर रिलेशनशिप है, जो तुम लोगों को हर क्वेश्चन में भी काम आएगा और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काम इजी करेगा। तो ये रिलेशनशिप होता क्या है मैं वो तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। रिलेशनशिप होता है बेटा y इक्वल टू, अरे हट जा, कहाँ गया बोला मेरा डब्बा वाला, हाँ ये रहा डब्बा वाला। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में b। y जो होता है वो ए एक्स प्लस बी करने से आता है। y की वैल्यू जो निकलती है वो a का x के साथ मल्टीप्लाई करने से और b को ऐड करने से आता है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या लिखा है सर ने, ये क्या ए एक्स बी लिख रहे हैं। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब तुम्हें डिटेल में समझ में आएगा कि ये रिलेशनशिप जो है आखिर है क्या। क्वेश्चन में पहले ये बोला गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर तुम्हें समझ में आएगा। क्वेश्चन में बोला गया एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो चार्ज करता है फिक्स मंथली फीस एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। यानी कि कोई भी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म क्या करता है कि एक फिक्स फीस तो लेता ही लेता है, साथ ही साथ जो बच्चा मॉड्यूल्स लेना चाहे तो मॉड्यूल्स के ऊपर अलग से चार्जेस होते हैं। एक फीस अलग रहेगा और मॉड्यूल के जो चार्जेस होंगे वो अलग होंगे। जैसे अगर कोई बच्चा यहाँ पर 5 मॉड्यूल लेता है तो उसको 5 मॉड्यूल के हिसाब से पैसा लिया जाएगा। फिक्स तो लिया ही जाएगा, जो फिक्स अमाउंट है वो सभी से बराबर बराबर लिया जाएगा। लेकिन मॉड्यूल्स अगर कम ले रहा है तो मॉड्यूल्स के लिए कम पैसा, मॉड्यूल ज्यादा ले रहा है तो ज्यादा पैसा लिया जाएगा। तो इसमें यह कहा गया है कि ए स्टूडेंट ऑब्जर्व, एक बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि दैट व्हेन सी एक्सेस 10 मॉड्यूल्स, यानी कि जब उस बच्ची ने 10 मॉड्यूल्स लिए थे तो हर बिल वाज 400। यानी कि उसको टोटल जो पैसा देना पड़ा था ना, जो टोटल पैसा उसको पे करना पड़ा था 10 मॉड्यूल लेते समय, उसे टोटल देना पड़ा था 400। ये 400 केवल मॉड्यूल का नहीं लिखा है ना, ध्यान रखना। बिल का मतलब होता है टोटल पैसा उसको जो देना पड़ा था। यानी जो उसको एडमिशन फीस के नाम से या जो फिक्स वाला पैसा है, जो वो वाला अमाउंट है वो भी दिया है उसने, और जो 10 मॉड्यूल लिए उसको मिला करके टोटल उसे 400 रुपये देना पड़ा। आगे बोल रहे हैं कि व्हेन सी एक्सेस 14 मॉड्यूल्स, और जब उसी बच्ची ने 14 मॉड्यूल्स लिए थे तो 14 मॉड्यूल्स लेने के बाद उसे ज्यादा पैसा देना पड़ा होगा। देखो 500 लिखा भी है कि जब 14 मॉड्यूल्स लिया था उसने तो 500 रुपये उसे देना पड़ा था। तो इफ द मंथली बिल वाई, या जो मंथली बिल जो है ना, जो 400 और 500 लिखा है, अगर हम उसे वाई से रिप्रेजेंट करें, और ये y डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ मॉड्यूल, और ये y किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि x है। नंबर ऑफ मॉड्यूल को हम लोग x मानेंगे। जो 10 मॉड्यूल लिए तो उसको x लिखेंगे, 15 मॉड्यूल को भी x लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, तो ये जो रिलेशन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो इस रिलेशन में a और b का वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन में कहीं पर बोला है क्या कि a क्या है b क्या है, नहीं बोला है। लेकिन ये a क्या है b क्या है मैं पहले तुम्हें वो समझा देता हूं कि a का मतलब क्या है और b का मतलब क्या है। देखो बच्चों, ये जो अलग से b प्लस कर, देखो x क्या था, x क्वेश्चन ने बताया था ना कि x क्या है, नंबर ऑफ मॉड्यूल है, और x का किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको समझना ध्यान से ना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट तुम्हें समझाऊंगा मैं, तब समझ में आएगा कि ये आखिर a और b जो हमें फाइंड करना है वो है क्या। y का मतलब तो समझ में आ गया सर, y जो है वो मंथली बिल है। इसको मैं लिख भी देता हूँ साइड में कहीं पर। y जो है भाई वो हमारा मंथली बिल है, जो टोटल बिल हमारा निकल करके आएगा पूरा फिक्स अमाउंट मिला करके, वो हमारा मंथली बिल है। x क्या है, तो x है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, जो मॉड्यूल्स हम ले रहे हैं वो x से रिप्रेजेंट हो रहा है।
अब उसके बाद ए का मतलब क्या होगा और बी का मतलब क्या होगा वो समझना। ये जो ए है बेटा ना, वो एक मॉड्यूल का कॉस्ट है। ए क्या है? एक मॉड्यूल का कॉस्ट है। यहां पर ए का एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब ये हो रहा है ए मल्टीप्लाई एक्स का मतलब ये है कि जब हम लोग मान लो 10 मॉड्यूल ले रहे हैं ना, तो ए का 10 से मल्टीप्लाई होगा और 10 मॉड्यूल का कॉस्ट निकल करके आएगा। मान लो एक मॉड्यूल का कॉस्ट 5 रुपए है, एग्जाम्पल के लिए एक मॉड्यूल का कॉस्ट मैं 5 रुपए मान लेता हूं, तो जब मैं 10 मॉड्यूल लूंगा तो 5 मल्टीप्लाई 10 करूंगा बेटा, तो 50 रुपए निकल करके आएगा 10 मॉड्यूल का कॉस्ट। वहीं अगर मैं मान लो यहां पर 6 मॉड्यूल लेता हूं, तो 6 मॉड्यूल सॉरी एक मॉड्यूल का कॉस्ट जो है वो 5 रुपए है, और मैं कितने मॉड्यूल ले रहा हूं? 6 मॉड्यूल ले रहा हूं, तो 5 छक्का 30 होता है, यानी कि मुझे 30 रुपए पे करना पड़ेगा। तो यहां पर जो ए और एक्स है, एक्स का मतलब अगर नंबर ऑफ मॉड्यूल है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो ए का मतलब होगा वो होगा हमारा एक मॉड्यूल का कॉस्ट। ए का मतलब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल, कॉस्ट ऑफ वन मॉड्यूल। समझ में आ गया कि एक मॉड्यूल का जो कॉस्ट होगा वही ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ए उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये बी क्या है सर? जो बी यहां पर दिया जिसकी वैल्यू निकालनी है जो रिलेशनशिप में, ये क्या है? तो ये जो बी होता है वो अलग से देखो, अलग से प्लस हो रहा है, तो बी ना वो फिक्स अमाउंट है जो पे करना पड़ेगा। जो अलग से सभी बच्चों को पे करना है वो बी है, जो फिक्स अमाउंट है। चाहे तुम कम मॉड्यूल लो तो कम पैसा देना पड़ेगा, वो निकलेगा AX का यूज करके। जैसे मान लो 6 मॉड्यूल लिए तो 30 रुपए निकला था, 10 मॉड्यूल लेने से 50 रुपए निकला था, तो कम मॉड्यूल में कम पैसा निकला, ज्यादा मॉड्यूल में ज्यादा पैसा निकला, वो अलग अलग है। लेकिन जो बी है वो फिक्स अमाउंट है, वो तो सबको देना पड़ेगा। तो ये जो बी है वो हमारा फिक्स अमाउंट है, जो इसमें क्या बोला था? फिक्स मंथली फीस बोला था। तो फिक्स मंथली फी, समझ में आया? ये ए और बी क्या है? ए और बी हमारे, बी हमारा फिक्स मंथली फी है और ए जो है वो एक मॉड्यूल का कॉस्ट है। तो इस तरीके से तुम्हें पहले यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाना है और सॉल्व करना है। तुम लोग अगर एक्सरसाइज 2.4 पढ़े होगे ना, तो उसमें याद करो पहला क्वेश्चन जिसमें पेड़ का हाइट दिया हुआ था 1.75, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हर बार 1.75 लिख रहे थे, फिर उसमें प्लस कर रहे थे 0.5 मल्टीप्लाई बाई टी। अगर तुमने अभी रिसेंट में 2.4 पढ़ा होगा तो तुम्हें याद आ रहा होगा, नहीं पढ़ा हो तो एक बार देख लेना। तो वो जो काम हम लोग वहां पर भी कर रहे थे बेटा ना, वो मैं सोच रहा कि कोई नया काम कर रहे थे, यही काम वहां पर भी किया जा रहा था। वहां पर जो y था वो उस पेड़ की टोटल हाइट थी, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? पहले 1.75 लिख रहे थे ना, वो उसका फिक्स हाइट था कि 1.75 तो रहेगा ही रहेगा शुरुआत में। तो वो हमारा ये b है, जो यहाँ पर जिसको हम b से लिख रहे हैं ना, वहां पर वो 1.75 था। फिर हम लोग 0.5 मल्टीप्लाई बाई टी कर रहे थे, तो 0.5 क्या था पता है? ए था, कि हर बार 0.5 का मल्टीप्लाई हो रहा था हमारे पास टाइम के साथ, टाइम का वैल्यू चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल चेंज हो रहा है। तो 2.4 और 2. ये जो हमारे पास 5 वाला एक्सरसाइज है, कोई खतरनाक अलग एक्सरसाइज नहीं है, वही चीजें वहां भी हमने किया था, बस उसको हमने डायरेक्ट समझा था। और यहाँ पर उससे हम लोगों को एक रिलेशनशिप बना करके पहले से दे दिया है कि आपको इसी रिलेशनशिप का यूज करना है। वहां पर मैंने तुमको डायरेक्ट समझाया था। गॉट इट? बतिया समझ में आई? अब आ जाओ क्वेश्चन के पास। अब समझो क्वेश्चन, ये तो मैंने लिख दिया है, ये तुम लोगों को एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए लिखा है कि आखिर ये सब का मतलब क्या है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है? तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम इसको लिखोगे फर्स्ट सिचुएशन, पहले नंबर का सिचुएशन, कि पहला सिचुएशन क्या है हमारे सामने। तो फर्स्ट वाले सिचुएशन में ये कहा गया बच्चों कि अगर उसका टोटल जो बिल है वो 400 है। देखो सिचुएशन जो हमने बनाना है ना, यानी कि जो हम लोगों को एक्सप्रेशन बनाना है जिसको सॉल्व करके हम ए और बी का वैल्यू निकालेंगे, जो रिलेशन हमें बनाना है उसके लिए हम इसी का यूज करेंगे, ये वाला y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी, ऐसे लिखेंगे। y के बदले में जो टोटल बिल है वो लिखना है, तो टोटल बिल अपने पास 400 था पहला वाला, तो यहाँ पर y के बदले में 400 लिख देंगे। इक्वल के उस साइड में ए एक्स प्लस बी है, यानी कि यहाँ पर a का मल्टीप्लाई होगा x से, और x क्या था? x क्या है भाई? नंबर ऑफ मॉड्यूल है, तो पहले कंडीशन में 10 मॉड्यूल लिए था, तो a का मल्टीप्लाई ऐसे 10 से हो जाएगा। ऐसा समझ में? और प्लस की साइन के साथ जो b है वो उतर जाएगी, क्योंकि अभी हमें फिक्स मंथली वाला चार्ज नहीं पता है, तो b का वैल्यू भी नहीं पता, और एक मॉड्यूल का कितना लग रहा है ये भी नहीं पता। तो फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 400 इक्वल टू 10a, 10 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही हो जाएगा, और प्लस की साइन के साथ b बन जाएगा। इसको लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। ये जो हमने बनाया ना, इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी कहा जाता है। जब तुम RS अग्रवाल या RD शर्मा बुक देखना तो उसमें वही लिखा हुआ रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये पहले वाले जो सिचुएशन हमें क्वेश्चन में दिया था उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप बनेगा।
अब दूसरा रिलेशनशिप कैसे बनेगा, दूसरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनेगा। जो हम लोगों को सेकंड वाला सिचुएशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग दूसरा वाला रिलेशन बनाएंगे। कैसे बनेगा दूसरा रिलेशन, सेम वही चीज़ है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस में b लिखो, ये रिलेशन का फॉर्मूला है। y के बदले में अगले सिचुएशन में 500 देना पड़ रहा था, देखो 500 दिया था तो y के बदले में 500 लिखो। a मल्टीप्लाई x है, x की वैल्यू इस बार 14 दी हुई है, नंबर ऑफ मॉड्यूल 14 है, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाई 14 हो जाएगा और b का b लिख दो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 500 इक्वल के उस साइड में ये बन गया 14a और प्लस की साइन के साथ b। ये सेकेंड इक्वेशन बन गया, सेकेंड रिलेशन बन गया। दो रिलेशन बन गया ना। अब इन दोनों रिलेशन को आपस में सॉल्व करना है। तो कभी भी जब दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनते हैं बच्चों ना, तो उनको सॉल्व करने के वैसे तो मल्टीपल मेथड होते हैं, लेकिन जो कॉमनली मेथड होते हैं दो मेथड, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन मेथड। तो ये जो एलिमिनेशन मेथड है तुम्हारे बुक के एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं अभी फिलहाल के लिए एलिमिनेशन मेथड तुम्हें नहीं सिखाता हूँ। बाकी वो भी बहुत खतरनाक मुश्किल नहीं होता है, वो भी आराम से बन जाता है, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं सिखा भी दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी मैं तुम लोगों को जो इजी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड वो सिखाता हूँ कि हम यहाँ पर इनको सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, नया स्लाइड लेता हूँ, वहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। पहला वाला जो बना था मेरा, जो फर्स्ट वाला बना था बच्चों, वो था 400 इक्वल के उस साइड में 10a प्लस में b था, ये पहला नंबर का इक्वेशन बना था। और दूसरा वाला बना था 500 इक्वल के उस साइड में 14a था और प्लस में b था, ये सेकेंड वाला इक्वेशन बना था। अब करना क्या रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना, कि जो पहला वाला इक्वेशन है वहां से तुम किसी भी एक का वैल्यू निकालो। बोलोगे वैल्यू कैसे निकालना है सर, वैल्यू निकालने का मतलब बाकी दूसरे को ट्रांसफर कर दो। देखो कुछ इस तरीके से, ये 400 है ना, यहाँ पर इस 400 को रहने दो, ये जो 400 है इसको यहाँ पर रहने दो, ये 10a को इधर ले आओ, ये जो 10a b के साथ है उसको इधर लेफ्ट साइड ले आओ, तो यहाँ पर ये प्लस की साइन के साथ 10a है, जब इक्वल के लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 10a हो जाएगा और इक्वल के उस साइड में सिर्फ b बचेगा। तो मैंने इस वाले लाइन में क्या किया बच्चों, ये 10a को इधर ले आया है और इक्वल के उधर b छोड़ दिया है, यानी कि जो b होगा वो 400 माइनस 10a हो जाएगा। ये b की वैल्यू निकल करके आ गई है, b इज इक्वल टू 400 माइनस 10a। अब इसी वैल्यू को, ये जो b का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है ना, इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना रहता है। देखो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट ऐसे लिखते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन 2 है वहां पर जो b दिया हुआ है उस b में हम ये वाला वैल्यू, जो हमने b का वैल्यू निकाला है ना, वो वाला सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो पहले से इसमें 500 है, उस 500 को लिख लो, कुछ चेंजेस नहीं होगा। इक्वल के उस साइड में ये 14a है, 14a को लिख दो। इक्वेशन 2 में जो जो चीज़ें मैंने लिख दिया, बस जो b है ना वो b अब नहीं लिखेंगे, अब b के बदले में ये वाला जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है, b के बदले में 400 माइनस में 10a है, तो ऐसे लिखो 400 माइनस में 10a। अब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो a का वैल्यू एकदम कन्फर्म वाला निकल करके आ जाएगा, यानी एक मॉड्यूल का जो कॉस्ट है वो निकल करके आएगा। कैसे निकलेगा, पहले नंबर को एक तरफ कर लो, इधर 500 है, 400 प्लस में था, इस साइड आकर के माइनस का 400 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 14a है और ये माइनस का 10a बच जाएगा। 500 में से 400 माइनस हुआ तो 100 आ गया, 14 में से 10 माइनस होता है तो 4a आ जाता है। अब यहाँ पर से 4 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये 10 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में a बच जाएगा, ये जो a था वो यहीं पर रहेगा, मल्टीप्लाई में जो 4 है वो इधर आकर के डिवाइड में 4 हो जाएगा। अब इसको कट कर लो, देखो 4 के टेबल से 4 1 जा 4 होता है और 4 के टेबल में 25 टाइम पे 100 आता है, तो 25 इक्वल टू a आ गया, तुम इसे ही a इक्वल टू 25 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से a का वैल्यू एकदम एग्जैक्ट वाला निकल करके आएगा। और ये जो तुम लोगों को कभी मैंने लिखना सिखाया ना, वैल्यू निकाल करके दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करना, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, a का वैल्यू निकल गया, अब हमें b का वैल्यू भी निकालना है। तो b का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तुम किसी भी इक्वेशन में, तुम चाहो तो इसमें, चाहो तो इसमें, चाहो तो इसमें, ये तीनों इक्वेशन है, ये जो हमने नया बनाया है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ, क्योंकि सबसे ईजी वही है। क्योंकि तुम चाहो तो 1 में, 2 में या 3 में, किसी में भी तुम a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो वापस से, किसी में भी। यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट नहीं लिखा पर इसमें, हाँ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3। अब बोलोगे सर इक्वेशन 3 में आप क्यों कर रहे हो, तुम किसी में भी पुट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं 3 में इसलिए पुट कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि 3 में ना मैंने पहले ही b इक्वल टू करके इक्वेशन बना दिया है, यानी इसमें मुझे कुछ ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा।
अगर किसी दूसरे वाले में मैं वैल्यू रखूंगा ए का ना, तो मुझे फिर चीज़ों को ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ट्रांसफर वाला मेहनत पहले से ही कर लिया था, ये 10 को इधर ट्रांसफर करने वाला मेथड जो होता है, तो जब मैंने पहले ही कर लिया है तो काम आसान कर चुका हूँ मैं अपना पहले से ही, और तुम लोग भी कर ही चुके हो। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 400 का 400 लिख दिया, माइनस का 10a है तो माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 25 लिखना है, और इक्वल के उस साइड में b है। तो अब यहाँ से तुम्हारे पास ये हो जाएगा 400, इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 250 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में b आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 150 इक्वल टू b बना लेगा। यानी कि b की वैल्यू जो है वो 150 है, हमें a और b का ही वैल्यू निकालना था। यानी कि वहाँ पर एक मॉड्यूल लेने का जो कॉस्ट है वो 25 रुपये है, और जो फिक्स पैसा देना है, मंथली जो फीस देना है वो 150 रुपये देना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। अगर तुम्हें एक बार में समझ में ना आया हो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो एक काम करो, इसी वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखो दोबारा से, तुम्हें पक्का समझ में आ जाएगा। और उसके बाद खुद से इसी इक्वेशन को सॉल्व करना, तो फिर तुम्हारे दिमाग में परमानेंट फिक्स हो जाएगा कि भैया ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। एक बार में अगर समझ में आ गया है तो खुद से बस सॉल्व कर लो, और अगर भी एक बार में समझ में नहीं आया है तो इसी वीडियो को रिवाइंड करके यहाँ से देखना शुरू करो कि दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमने ए और बी का वैल्यू कैसे निकाला, कहाँ से किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। और जब समझ में आ जाए तो खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले। ठीक है, चलो फिलहाल तुम्हें अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अगला वाला क्वेश्चन ये बहुत आसान है, अगर तुमने पिछले वाले को समझ लिया है तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें यह कहा गया है कि एक जिम जो है वो चार्ज करता है फिक्स मंथली फीस, यानी जिम जाने में आपको फिक्स मंथली फीस तो देना ही देना है, साथ ही साथ एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। यानी जिम के अंदर बैडमिंटन कोर्ट भी होता है क्या? हमारे साइड तो नहीं होता, हमारे साइड तो जिम के अंदर बस डंबल संबल रहते हैं। होता होगा बड़े शहरों में, क्योंकि जिम होगा जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती होंगी। तो एक ऐसा जिम है जहाँ पर जाने पर आपको फिक्स मंथली चार्ज तो पे करना ही करना है, साथ ही साथ जितने घंटे आप बैडमिंटन खेलोगे, 1 घंटे खेलोगे तो उस 1 घंटे का अलग पैसा देना पड़ेगा, 2 घंटे खेलोगे तो 2 घंटे का थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके से वहाँ पर आपको पैसे देने हैं। अब हुआ क्या कि एक बच्चा जो है वो जिम को ज्वाइन करता है, और उसने ऑब्जर्व किया कि बच्चा नहीं, फिर से बच्ची है, कि जब उसने यूज़ किया बैडमिंटन कोर्ट 10 आवर के लिए, 10 घंटे जब उसने बैडमिंटन खेले ना, तो उसका जो बिल बना वो 800 रुपये बना। और जब उसने यूज़ किया 15 आवर के लिए बैडमिंटन कोर्ट का, तो उसका बिल टोटल जो बनता है वो 1100 रुपये बनता है। तो इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर ऑफ द यूज द बैडमिंटन कोर्ट एक्स, यानी कि जो मंथली बिल है उसको वाई मान लो, और जो उसने जितने आवर्स भी उसने प्ले किए हैं उसको एक्स मान लो। ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, जो ये रिलेशन अभी तुम लोगों को पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, बताओ ए और बी का वैल्यू क्या होगा। पहले फिर से डिस्कस कर लेते कि आखिर ए और बी है क्या। डायरेक्ट रटना नहीं है, सॉल्व तो मैं तुरंत करा दूंगा, लेकिन समझना है कि यहाँ पर जो 4 चीजें दी हुई हैं, एक्स वाई जेड, जेड तो नहीं है, ए और बी है, तो वो है क्या। जो y है ये बताया गया है मंथली बिल, यानी जो टोटल पैसा देना पड़ता है उसको मंथली बिल को y से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। x क्या है, तो नंबर ऑफ आवर यूजिंग बैडमिंटन कोर्ट। ठीक है, जो बैडमिंटन कोर्ट वो यूज कर रही हैं, है ना, वो कितने घंटे यूज कर रही हैं, उसके लिए हम लोग x का यूज करने वाले हैं। 10 आवर के लिए x से बदले 10 लिखेंगे, 15 आवर के लिए x से बदले 15 लिखेंगे, इस तरीके से। अब a और b क्या है, सबसे जरूरी चीज यही है। देखो बच्चा, जो b है ना, जो अलग से प्लस होता है ना, तुम समझ जाओ कि वो फिक्स अमाउंट है। जो अलग से प्लस हो रहा है, जिसमें किसी का कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, समझ जाओ कि वो फिक्स अमाउंट है। यानी कि यहाँ पर जो बोला था ना कि भैया मंथली फिक्स जो है, मंथली चार्जेस जो है वो फिक्स वाला मंथली चार्जेस b होगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, फिक्स मंथली कॉस्ट या फिर चार्जेस। ठीक है, जो फिक्स मंथली चार्जेस हैं उसको b से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और a क्या है, तो a है पर आवर, 1 घंटे बैडमिंटन का कोर्ट यूज करने पर जितना भी कॉस्ट पड़ रहा होगा उसको a से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। 1 घंटे में अगर 100 रुपये देना पड़ रहा होगा तो 100 रुपये a का वैल्यू हो जाएगा, 2 घंटे में 200 देना पड़ेगा, 3 घंटे में 300 देना पड़ेगा, x से मल्टीप्लाई हो रहा है। x क्या था, x नंबर ऑफ आवर था, तो a जो होगा वो पर आवर का जो कॉस्ट होगा वो है पर आवर कॉस्ट। क्या है, पर आवर का जो कॉस्ट है वो हमारा a है। ठीक, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना, ये बस तुम्हें समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तुम डायरेक्ट रट मत लेना कि ए और बी का वैल्यू ऐसे निकालते, समझना भी है कि आखिर ए और बी है क्या। ठीक, अब आ जाओ, अब हम लोग फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन का यूज करके पहला केस, यहाँ पर केस भी लिखा जाता है ना, तुम सिचुएशन लिख लो, केस लिखो, एक ही चीज है। तो पहले वाले केस में ये बोला गया है कि जब उसको, पहले तो देखो ये रिलेशन है, मैं रिलेशन एक बार फिर लिख देता हूँ, बार बार लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए। y इक्वल टू ए एक्स प्लस में b, y क्या है, टोटल जो उसका बिल है वो है
तो टोटल बिल पहली बार में कितना लगा था, 800 रुपये लगा था। टोटल बिल 800 रुपये लगा था, तो y के बदले में 800 लिखो। AX का मतलब क्या है कि A को तो A लिखेंगे, X के बदले में उसने कितने आवर यूज़ किए थे, उसने जब 10 आवर यूज़ किए थे तब 800 रुपये लगा था, तो X के बदले में यहाँ पर 10 लिख दो। और B जो फिक्स वाला चार्ज है उसको B रहने दो, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 800 इक्वल टू 10A और प्लस की साइन के साथ B। ये जो बना है ये पहला नंबर का इक्वेशन बना है। यहाँ से भी हम लोग फिर से वही B का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पहले हम लोग सेकेंड वाला केस यूज़ कर लेते हैं कि सेकेंड वाला जो सिचुएशन दिया है, सेकेंड वाला जो केस दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन क्या बनने वाला है। तो वही चीज़ फिर से y इक्वल टू AX प्लस B लिख लो। टोटल जो बिल बना था वो बना था अपने पास 1100 रुपये, तो y के बदले में 1100 रुपये लिख लो। इक्वल टू साइड में AX है तो A तो A रहेगा, लेकिन इस बार x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसने ज़्यादा घंटे यूज़ किए थे, 15 आवर यूज़ किया था, तो A के बदले में 15 लिखेंगे और प्लस की साइन के साथ B आ गया, तो ये बन जाएगा 1100 इक्वल टू 15A और प्लस की साइन के साथ B आ गया। ये बन गया तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गया। याद करो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या कराया था, इक्वेशन 1 से तुम क्या करो, तुम चाहो तो इक्वेशन 2 से भी निकाल सकते हो ना, ये रटना मत कि सर ने इक्वेशन 1 से निकाला तो मैं वहीं से निकालूं। तुम इक्वेशन 2 से भी b का वैल्यू निकाल सकते हो। इक्वेशन 2 से जब b का वैल्यू निकालोगे तो उसको a में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी मेथड चेंज नहीं करता हूँ, जो मैंने पिछले वाले में किया था सेम वही काम करता हूँ। मैं यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है उससे b का वैल्यू निकालता हूँ, तो b का वैल्यू निकालने के लिए 10 को इधर भेजना पड़ेगा। इधर पहले से 800 है बच्चा पार्टी, ये 10 इधर आकर के माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ में सिर्फ b बच जाएगा। तो 800 इक्वल टू 10 इक्वल टू b, ये यहाँ से मैंने 10 को इधर भेजा तो बन गया, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। और फिर से वही काम करेंगे जो पिछले वाले में किया था हम लोगों ने। क्या काम किया था भाई, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2। जो सेकंड वाला इक्वेशन, जो ये वाला इक्वेशन है, इसमें मैं b का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है 1100 इक्वल की उस साइड में 15a है उसको लिख लेंगे, प्लस की साइन है उसको लिख लेंगे, और b के बदले में ये जो हमने निकाला है ना 800 माइनस में 10 वो उतार दो, तो ये हो जाएगा 800 माइनस में 10a। ये b का वैल्यू जो हमने निकाला था वो b के बदले में लिख दिया। यहाँ पे जो b है इसके बदले में ये वाला वैल्यू जो हमने निकाला था वो लिख दिया है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या करें भाई, तो ये नंबर लोग को एक तरफ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1100 माइनस में 800, उधर प्लस में 800 इधर आकर माइनस में 800 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 15a है और ये माइनस का 10a है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों 300 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 15 में से 10 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। अब a की वैल्यू निकालने के लिए 5 को इधर ले आओ, वहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 300 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू a आ गया। इसको कैंसिल कर दो, 5 6 30 और ये 0 उतर गया, तो 60 इक्वल टू a लिखो या a इक्वल टू 60 लिखो, बतिया एक ही होती है, तो मैं a इक्वल टू 60 लिख देता हूँ। a का वैल्यू 60 निकला, इसका मतलब 1 घंटे खेलने का जो कॉस्ट है ना, पर आवर का जो कॉस्ट है वो 60 रुपये है। अब उसके बाद हमें b का भी वैल्यू निकालना था कि मंथली फीस आखिर कितना पे करना है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तुम इस a का वैल्यू को यहाँ पर लिखो, चाहे तुम यहाँ पर लिखो, चाहे तुम यहाँ पर लिखो, सेम आंसर निकलेगा b का, किसी में भी अलग नहीं निकलेगा। तुम चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो इक्वेशन 3 मैंने बनाया है मैं उसी का यूज़ करूँगा, क्योंकि उसमें पहले से ट्रांसफर कर लिया मैंने। तो फिर से यही चीज़ लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर 3 जो हमने बनाया है। तो यहाँ पर 800 माइनस 10a है, तो ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 800 माइनस में 10 मल्टीप्लाई बाई 60, a के बदले में देखो यहाँ पर a के बदले में 10 मल्टीप्लाई a है, तो 10 मल्टीप्लाई 60 लिख लो, और इक्वल के उस साइड में b लिखा हुआ है, तो ये 600 हो जाएगा। ये बन गया 800 माइनस में 600 इक्वल के उस साइड में b आ गया, तो 800 में से 600 माइनस होगा तो 200 आएगा, यानी कि जो b की वैल्यू निकल करके आ गई वो निकल करके आ गई। यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा बगल छोटा सा लिखने में, बगल में लिख देता हूँ कि जो b की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी वो 200 निकल करके आ जाएगी, यानी कि जो फिक्स मंथली चार्ज है वो 200 रुपीज़ है। ए क्या था, ए था पर आवर खेलने का चार्ज कि 1 घंटे बैडमिंटन कोर्ट में खेलोगे तो कितना देना पड़ेगा, और बी क्या है तो फिक्स मंथली चार्ज है, तो 200 रुपये तुम्हें फिक्स मंथली चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, चलो उसे भी सॉल्व कर लें। लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों 2 जरूरी बातें। पहला तो जैसे तुम मुझसे यूट्यूब में पढ़ रहे हो उसी तरीके से मेरा लाइव बैच भी चल रहा है, तुम लोग मेरे लाइव बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मेरी पूरी टीम पढ़ाती है, और इस बैच का प्राइस बहुत कम है, केवल और केवल 2499 रुपये है। रेगुलर लाइव क्लासेस होती हैं, बच्चे डायरेक्ट टीचर से बात करके अपने डाउट पूछ सकते हैं।
तो तुम लोग फटाफट जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि लिमिटेड सीट है। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। और दूसरी जरूरी बात, जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये तुम लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसके नोट्स। वहाँ से तुम लोग अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हो अगर चाहो तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और एक क्यूआर मैं तुम्हें इस वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा। उस क्यूआर को स्कैन करके भी तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बच्चों, तुम लोगों ने टेम्परेचर को मेजर करने के अलग अलग तुम लोगों ने वो सीखे होंगे कि मेजरमेंट करना रहता है टेम्परेचर को, तो कभी उसको डिग्री से मेजर किया जाता है, कभी उसे फ़ारेनहाइट से मेजर किया जाता है। तो ये यूनिट्स होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने का। जनरली हम लोग सेल्सियस जो होती है ना, उसमें यूज़ करते हैं कि जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस है। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तुम्हारे आसपास का टेम्परेचर आज कितना है तुम मुझे कमेंट करके बताना, और सेल्सियस में तुम लोगों को देखना पता चलेगा। जनरली सेल्सियस में ही हम लोग पता करते हैं, फ़ारेनहाइट कभी कभी यूज़ किया जाता है। लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो तो सेम रहता है। सेल्सियस में अलग नंबर यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट में अलग नंबर यूज़ करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कंसीडर द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर मेजर इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, विच इज गिवन बाय C इज इक्वल टू AF प्लस में B। मतलब कि जो सेल्सियस होता है ना, वो A मल्टीप्लाई F प्लस B करने से निकलता है, यानी F का A से मल्टीप्लाई करो और उसमें B अगर ऐड कर दो तो सेल्सियस की वैल्यू निकलती है। ऐसा एक रिलेशन दिया हुआ है हम लोगों को। अब आगे ये कहा गया है फाइंड A एंड B, आपको यहाँ से A और B का वैल्यू निकालना है। अब बोला क्या गया है, गिवन दैट आइस जो है वो मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब आइस जो पिघलता है ना, वो किस टेम्परेचर पर पिघलता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। एंड उसी को अगर हम लोग उसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर में आइस पिघल रहा है, जब उसे सेल्सियस में नापते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। लेकिन जब उसे हम लोग फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो वो 32 डिग्री निकलता है उसका टेम्परेचर उतना ही जितना रहना चाहिए। आइस पिघलने के लिए जो टेम्परेचर है वो उतना ही है, बस सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है। ठीक है। उसी तरीके से जब वाटर बॉईल होता है, जब पानी गर्म होता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है। पानी जब गर्म होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होगा, और उसी टेम्परेचर को जब फ़ारेनहाइट से नापा जाएगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। पानी गर्म उतना ही रहेगा, ये मत सोचना कि 212 अलग है, 100 से जो 100 सेल्सियस है वो अलग है। तुम उंगली डाल के देखना, तुम्हें दोनों में बराबर ही उंगली जलेगा। अरे मत डाल देना उंगली। कहने का मतलब ये बेटा कि बस दो अलग अलग मेजरमेंट है, बाकी जितना वो गर्म है उतना ही गर्म है। आगे हमसे कहा गया है कि वेन, अभी यहाँ पर हिंट भी दे दिया अपने को कि जब C इज इक्वल टू 0 है तो F का वैल्यू 32 आ रहा है, एंड जब C का वैल्यू 100 है तो F का वैल्यू 212 आ रहा है। क्वेश्चन में देखो दिया ही था कि जब सेल्सियस हमारे पास 0 था तो फ़ारेनहाइट देखो 32 आया था, और जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब सेल्सियस 100 था तो ये जो डिग्री हमारी निकली 212, ये फ़ारेनहाइट निकली है। तो वही चीज़ लिखा है कि जब C 100 रहता है तो फ़ारेनहाइट 212 हो जाता है। तो यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड A एंड B, हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज करके A और B का वैल्यू निकालना है। एंड उसके बाद दस द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन C एंड F, और उसके बाद लीनियर रिलेशनशिप भी बना करके दिखाना है C और F के बीच में। कैसे बनेगा ध्यान से समझना, डिटेल में समझना है। वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक तुमने किया था, तुमने जो y इक्वल टू AX प्लस B लिखा था ना, यहाँ पर भी वही हो रहा है, बस y वगैरह नहीं दिया है। हम लोगों को जो पहला वाला केस दिया है, पहला वाला जो सिचुएशन दिया हुआ है, उसमें क्या दिया है भाई, पहले वाले सिचुएशन में हमें बोला ये गया है ना कि पहले तो देखो ये रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा ये हुआ है कि जो C होता है वो इक्वल होता है AF प्लस में B के। जो हम लोग y के बदले में देखो यहाँ C लिख दिया है, x के बदले में F लिख दिया है, और कोई चेंज नहीं है यही चीज़, जो स्टैंडर्ड है यही है, बस यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए इस तरीके से रिलेशन दिया है। अब अपने को करना क्या है कि सेल्सियस के बदले में पहले 0 लिखेंगे, तो C के बदले में 0 हो गया, और F के बदले में 32 हो रहा है, तो ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई 32, तो इसको मैं डायरेक्ट 32F लिख देता हूँ। A मल्टीप्लाई जब 32 होगा F के बदले में तो 32F हो जाएगा, सिंपल। नहीं सॉरी, एक सेकंड, A के बदले में थोड़ी होगा, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी बच्चों। F के बदले में 32 होगा, तो 32 का जब A से मल्टीप्लाई होगा तो 32A हो जाएगा। ठीक, जब हमारा C का वैल्यू 0 होगा तो देखो C के बदले मैंने 0 लिखा, तो F इक्वल टू 32 हो जाता है, तो F के बदले में 32 लिख दिया, और F और A का मल्टीप्लाई हो रहा था तो 32A लिख दिया। AF लिखो या FA लिखो बतिया एक ही है, 32A लिखो या A32 लिखो बतिया एक ही है, लेकिन स्टैंडर्ड तरीके में हम लोग नंबर को पहले लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस की साइन के साथ B आ गई, इसको ऐसे ही रहने दो। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ पर बना हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया है, ये इक्वेशन 1 बन गया है। यहीं से मैं भी B का वैल्यू निकालूंगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाले केस में क्या कहा गया है। सेकेंड वाला जो सिचुएशन है, सेकेंड वाला जो केस है, दोनों एक चीज़ होती है ना, ये मैं सोचना कि सर कभी सिचुएशन लिखते हैं कभी केस लिखते हैं, दोनों का मतलब एक ही है।
उसमें ये कहा गया बेटा कि जब यहाँ पर C के बदले में जब मेरे पास 100 होता है, C के बदले में जब 100 होता है तो F के बदले में 212 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 212A। जैसे यहाँ पर 32A लिखा था वैसे यहाँ 212A हो जाएगा और प्लस की साइन के साथ B बन जाएगा। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 बन गया है। अब यहीं से हम लोगों को सॉल्व करके A और B का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले B को इधर ट्रांसफर कर दो तो A का वैल्यू निकल जाएगा। देखो इधर 0 है, 32 है, जब 0 के पास जाएगा यहाँ पर प्लस में 32 है, जब इस साइड में भेजूंगा तो माइनस का 32 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का 32A इक्वल के उस साइड में B। ये B का वैल्यू निकल गया। इसे तुम इक्वेशन नंबर 3 भी नाम दे सकते हो। ठीक है, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में किया हूँ सेम वही काम कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर x और y के फॉर्म में था, यहाँ हमारे पास f और इसके बारे में है। f के बारे में था और c के बारे में था, उसमें हमारे पास x और y के बारे में था। पहला काम हो गया। अब क्या किया जाए? तो यहाँ से जो b का वैल्यू मैंने निकाला है उसे इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूशन मेथड में यही करना रहता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार पहले तो कि सब्सटीट्यूट वैल्यू b इज इक्वल टू माइनस का 32a, माइनस का 32a है ना यहाँ पर, तो माइनस का 32a इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन 2 हमने बनाया था इसमें b का वैल्यू चलो सब्सटीट्यूट करते हैं। इधर पहले से 100 है, 100 रहने दो, इक्वल की उस साइड में 212a है वो रहने दो, और फिर यहाँ पर प्लस का b है तो प्लस की साइन लगाओ पहले, और b के बदले में माइनस का 32a है तो माइनस का 32a लिखोगे। दो साइन जब आपस में टकराते हैं तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब उसके बाद ये हो जाएगा 100 इक्वल के उस साइड में 212a हो गया, प्लस माइनस माइनस का 32a हो जाएगा, 32a हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, a से a वाला माइनस हो सकता है, ये 100 तो 100 रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। इधर मेरे पास ये 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0 हो जाएगा। फिर बचा मेरे पास 210, 210 में से 30 माइनस करूँ कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो ये बन गया मेरे पास 180a। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करने के बाद अब क्या बच रहा है मेरे पास भाई? तो अब मुझे a की वैल्यू निकालने के लिए इस 180 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। a यहाँ पर मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो 180 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो इधर पहले से 100 है, उस 100 को मैंने लिख लिया। इस 180 को जब मैं 100 के पास भेजूंगा तो डिवाइड बाई में 180 हो जाएगा, इक्वल की उस साइड में a बचेगा। इसको कट करने का आसान तरीका है, पहले 0 से 0 कैंसिल करो। अब ये दोनों नंबर 2 से कट हो रहे हैं तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18 कर दो। अब 5 और 9 आपस में कट नहीं होंगे तो फ्रैक्शन ही रहने दो। तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो निकल करके आ गया वो 5/9 निकल करके आ गया, यानी a की जो वैल्यू है वो 5/9 निकल करके आ गई। अब इसी वैल्यू को तुम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो तो b का वैल्यू फटाक से निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन नंबर, जो अपने पास इक्वेशन नंबर 3 है उसमें। तो इक्वेशन 3 क्या है? -32a है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस का 32 और a मल्टीप्लाई में है तो a यहाँ पर हम लोग ऐसे 5/9 लिख देंगे, और इक्वल के उस साइड में b आ जाएगा, ये वाला जो b था। अब b की वैल्यू निकालने के लिए इसी को बस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 2 जा, क्योंकि कट तो हो नहीं रहा ऊपर नीचे, तो 5 2 जा 10 का 0 हो जाएगा, कैरी हो गया अपने पास 1, 5 3 जा 15 और 1 16, तो 160 हो गया। ऊपर का मल्टीप्लाई करके ये माइनस की साइन लग जाएगी, डिवाइड बाई में 9 उतार दो और इक्वल के साइड में b लिख दो। तो ये तुम्हारे a और b का फाइनल वैल्यू होगा। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो a और b का वैल्यू निकल करके आ गया। एक छोटा सा काम हमें और करना था। क्या काम करना था? हमसे बोला था कि लीनियर रिलेशनशिप जो है ना एक्चुअल वाला वो बताइए। जैसे ये तो हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में a और b के फॉर्म में है, तो इसको हम लोगों को एक्चुअल वाला लीनियर रिलेशनशिप भी बताना था। इसमें ट्रिपल काम करना है। तो ये देखो ऐसे बनेगा, यहाँ पर तुम इसको लिख लो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन C एंड F, बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या रिलेशन बनेगा भैया? तो देखो इसी का यूज़ करना है, कुछ दूसरा यूज़ नहीं करना है, इसी का यूज़ करो। C = AF + B है ना, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ ना C = A फ़ारेनहाइट और प्लस में B, ये रिलेशन दिया हुआ है। हमें बस इसी में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। यहाँ पर C के बदले में C रहने दो, A के बदले में हमने कितना निकाला था? 5/9 निकाला था,
ए के बदले में 5/9 लिख दो, बगल में एफ लिखो और प्लस की साइन के साथ बी का वैल्यू हमने कितना निकाला है। तो देखो बी का ये बड़ा वाला वैल्यू मत लिखो, तुम जो 5/9 के फॉर्म में ना वो लिखो। क्यों ऐसा कर रहा हूँ अभी तुम्हें समझाता हूँ, पहले इसको लिख लेते हैं। बी का वैल्यू ये भी है, ये भी है, बस ये हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, ये भी ना मल्टीप्लाई किए हुए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ -32 मल्टीप्लाई बाई में 5/9, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। ऐसे मैंने क्यों क्या पता है, क्योंकि यहाँ भी 5/9 है, यहाँ भी 5/9। जब ऐसी चीज़ें रहती है ना जहाँ पर से कॉमन निकल सकता है तो हम लोग कॉमन निकाल करके फाइनल आंसर लिखते हैं ताकि हम छोटा आंसर लिख सके। अगर तुम ये वाला नंबर लिखते तो कॉमन निकालने में तुम्हें कन्फ्यूजन होता है, ये कॉमन कैसे निकलता है। अब देखो क्या करोगे तुम, यहाँ पर पहला चीज़ तो ये प्लस है और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ भी 5/9 है, यहाँ भी 5/9 है, दोनों में से 5/9 को कॉमन ले लो। ये सी का सी रहने दो, 5/9 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो इस वाले पार्ट में से 5/9 हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया है तो एफ है, यहाँ पर एफ बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस और माइनस मिल करके माइनस बन गया। यहाँ से 5/9 को हमने बाहर निकाल दिया है तो बचा क्या, ये माइनस का 32 बचा, तो माइनस का 32 लिख दो, खेल खत्म। ये इसका फाइनल रिलेशनशिप बनेगा। तुम चाहो तो यहाँ पर माइनस का 160/9 जो हमने निकाला था वो भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें से भी तुम्हें 5/9 कॉमन निकालना ही पड़ता, तो फिर मुझे डबल एक्सप्लेन करना पड़ता कि देखो 5/9 कैसे कॉमन निकल रहा है। इससे बढ़िया तुम ऐसे लिख करके, यहाँ भी देखो 5/9, यहाँ भी 5/9 है, डायरेक्ट 5/9 बाहर निकल जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो गया। तो ये एक्चुअल रिलेशन होता है, ये ना एक्चुअल रिलेशन होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो इस तरीके से तुम्हें इन क्वेश्चंस को करना था सॉल्व, और इसी के साथ तुम्हारा एक्सरसाइज 2.5 होता है कंप्लीट। मैंने तुम्हें अपने लाइव बैच के बारे में बता ही दिया, जहां पर तुम अपने डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हो कि सर यहाँ पर मेरे को डाउट आया, इस वाले पार्ट में मेरे को डाउट आया, तो अपने डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हो वहाँ पर लाइव क्लासेस में। और दूसरी चीज़, तुम्हें अगर नोट्स चाहिए तो तुम इस QR को या तो स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से भी जा करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मेरे लिए जरूर लिखना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें फटाफट करा सकूं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू।